अरे ओह, कानून के पेचीदे शब्द समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ जरूरी लीगल टर्म्स के बारे में। इस वीडियो से आपको लीगल प्रोसेसेस समझने में मदद मिलेगी। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ये शब्द आपकी रोज की जिंदगी में कैसे काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बनते हैं कानून के उस्ताद। मान लीजिए आपके पड़ोसी ने आपकी दीवार पर क्रिकेट खेलते हुए गेंद मार दी। दीवार टूटी, आपका गुस्सा सातवें आसमान पर। तो यहां पर आपके पड़ोसी की गलती की वजह से आपको नुकसान हुआ। यही है आपका कार्रवाई का कारण, यानी कॉज ऑफ एक्शन। मतलब आपके पास कोर्ट जाने का एक वाजिब कारण है। जब भी आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है और कानून आपके हक में है, तो समझ लीजिए कि आपके पास कॉज ऑफ एक्शन है। मान लीजिए आपका दोस्त बिना बताए आपके घर में घुस गया और किराएदार बन के रहने लगा। कानूनी तौर पर आपका दोस्त आपको वो सारा पैसा देगा जो उसने उस घर से कमाया है, या फिर जितने का किराया बनता है। यही है मेसने प्रॉफिट, यानी गलत तरीके से कब्जा करके कमाया गया पैसा। कोई भी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, दुकान, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई बिना HQ के उस पर कब्जा करके मुनाफा कमा रहा है, तो असली मालिक मेसने प्रॉफिट मांग सकता है। मान लीजिए आपने किसी को पैसे उधार दिए, लेकिन वो चुका नहीं रहा। आपने कोर्ट केस कर दिया और कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला भी सुना दिया, लेकिन वो फिर भी पैसे नहीं दे रहा। ऐसे में आपके पास एक और उपाय है, गार्निशी ऑर्डर। इस आदेश के तहत कोर्ट उस व्यक्ति या संस्था को आदेश देती है जहां आपके देनदार के पैसे जमा हैं, जैसे कि उसका बैंक अकाउंट या सैलरी आती है। कोर्ट का आदेश मिलते ही वो सारे पैसे आपके पास ट्रांसफर हो जाएंगे। कभी कभी कोर्ट केस बहुत लंबा खिंच जाता है। ऐसे में फैसला आने से पहले ही कुछ जरूरी फैसले लेने पड़ते हैं। इन्हीं फैसलों को इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर कहते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के खिलाफ केस किया है और आपको लगता है कि कंपनी अपने सारे पैसे गायब कर देगी, तो आप कोर्ट से इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर ले सकते हैं, जिससे कंपनी को अपने पैसे हिलाने डुलाने से रोका जा सके। ये आदेश कई तरह के हो सकते हैं और केस की परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग होते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने बहुत सारे लोगों से पैसे लिए, लेकिन दिवालिया हो गई। अब कंपनी के पास जितने भी पैसे बचे हैं, उन्हें रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत सभी लेनदारों में बांटा जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पैसा सभी को बराबर बराबर नहीं मिलेगा, बल्कि जिसका जितना नुकसान हुआ है उसे उस हिसाब से पैसा मिलेगा। यह प्रक्रिया तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति या संस्था के पास अपने सारे देनदारों को चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते। नहीं अताजते हैं। कभी कभी कोर्ट केस में इतने सारे मुद्दे और पार्टियां शामिल हो जाती हैं कि सही और गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाता है। इसी स्थिति को मल्टीफेरियसनेस कहते हैं। मान लीजिए आपके पड़ोसी ने आपकी दीवार तोड़ी, आपका कुत्ता चुराया और ऊपर से आपको गाली भी दी। अब आप इन तीनों बातों के लिए अलग अलग केस कर सकते हैं, या फिर एक ही केस में तीनों मुद्दों को उठा सकते हैं। लेकिन कभी कभी इतने सारे मुद्दे होते हैं कि कोर्ट भी कह देती है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया, अलग अलग केस करो। क्रॉस ऑब्जेक्शन का मतलब है पारस्परिक आपत्ति, यानी जब दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं। मान लीजिए आपका और आपके दोस्त का झगड़ा हो गया। आपने उस पर आपको मारने का आरोप लगाया और उसने आप पर उसका फोन चुराने का आरोप लगाया। तो यहां पर क्रॉस ऑब्जेक्शन की स्थिति बनती है। अब कोर्ट को यह तय करना होगा कि कौन सही है और कौन गलत। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों ही पार्टियां गलत साबित हो जाती हैं। प्रीसेप्ट का मतलब है आदेश, लेकिन ये कोई आम आदेश नहीं होता। ये आदेश
एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली न्यायालय को दिया जाता है। मान लीजिए आपका केस एक छोटी अदालत में चल रहा है, लेकिन किसी कारण से वो अदालत आपके केस की सुनवाई नहीं कर पा रही है, तो वो अदालत उच्च न्यायालय से प्रीसेप्ट मांगेगी, यानी आपके केस को सुनवाई के लिए आगे भेजने का आदेश। ये आदेश तब भी दिया जा सकता है जब उच्च न्यायालय को लगता है कि निचली न्यायालय किसी केस की सुनवाई सही तरीके से नहीं कर पा रही है। इंटरप्लीडर सूट एक ऐसा मुकदमा होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टियां एक ही चीज पर अपना दावा करती हैं। मान लीजिए आपको सड़क पर एक बटुआ मिला जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। अब दो और लोग आ गए और दावा करने लगे कि ये बटुआ उनका है। ऐसे में आप इंटरप्लीडर सूट दायर कर सकते हैं। इस मुकदमे में कोर्ट ये तय करेगी कि बटुआ वास्तव में किसका है और पैसे किसको मिलेंगे। आपको तो बस इतना करना है कि बटुआ कोर्ट में जमा कर दें और टेंशन फ्री हो जाएं। रिप्रेजेंटेटिव सूट एक ऐसा मुकदमा होता है जिसमें एक व्यक्ति या समूह दूसरों की तरफ से केस लड़ता है। मान लीजिए आपके इलाके में एक फैक्ट्री है जो पानी को प्रदूषित कर रही है। अब पूरे इलाके के लोग मिलकर फैक्ट्री के खिलाफ केस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सभी को अलग अलग वकील करना पड़ेगा और बहुत सा पैसा खर्च होगा। इसलिए कुछ लोग मिलकर रिप्रेजेंटेटिव सूट दायर कर सकते हैं और पूरे इलाके का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इससे पैसा और समय दोनों की बचत होती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज कोर्ट के माध्यम से छीनी जा सकती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी अटैच्ड कहा जाता है। इसमें शामिल हैं आपके पहनने के कपड़े, खाना पकाने के बर्तन और रहने के लिए एक छत। यानी कोई भी आपको पूरी तरीके से बेघर नहीं कर सकता, चाहे आप पर कितना भी कर्जा क्यों ना हो। इसके अलावा कुछ जरूरी चीजें जैसे कि किताबें, पढ़ाई का सामान और धार्मिक ग्रंथ भी इसमें शामिल हैं। डिक्री होल्डर वो खुशनसीब इंसान होता है जिसके पक्ष में कोर्ट फैसला सुनाती है, यानी जो केस जीत जाता है। मान लीजिए आपने किसी से पैसे उधार लिए थे और वो वापस नहीं कर रहा था। जब कोर्ट गए और कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला सुना दिया, तो अब आप डिक्री होल्डर बन गए हैं। अब आपके पास कानूनी हक है कि आप अपने पैसे वसूल कर सकें। अगर सामने वाला अपनी मर्जी से पैसे नहीं देता है, तो आप कोर्ट की मदद से भी अपना हक ले सकते हैं। जजमेंट डेटर वो बेचारा होता है जो केस हार जाता है, यानी जिसके खिलाफ कोर्ट फैसला सुनाती है। अब उसे कोर्ट का आदेश मानना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, हार मानने का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई। कानून में अपील करने का भी प्रावधान है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो आप उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो किसी और व्यक्ति की तरफ से कानूनी कार्रवाई करता है, यानी आसान भाषा में कहें तो वकील। अब हर किसी को कानून की बारीकियां नहीं पता होती, इसलिए जरूरत पड़ने पर हम एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी वकील की मदद लेते हैं। वकील ही हमारी तरफ से कोर्ट में पेश होता है, दलीलें पेश करता है और हमारे HQ के लिए लड़ता है। एक अच्छा वकील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके केस को मजबूत बनाने में मदद करता है। रेस सब जुडिस एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि एक ही मुद्दे पर दो अलग अलग अदालतों में केस नहीं चलाया जा सकता। मान लीजिए आपका और आपके पड़ोसी का झगड़ा हो गया और आप दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केस कर दिया। अब अगर एक केस की सुनवाई एक अदालत में शुरू हो गई है, तो दूसरी अदालत उसी मुद्दे पर सुनवाई नहीं करेगी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दोनों अदालतों के फैसलों में विरोधाभास ना हो। तो दोस्तों, कानून से ना डरो, समझो। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब आप भी बन गए हैं कानून के उस्ताद। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया कमेंट में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं
ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।